नमस्ते। आपका स्वागत है रैंक प्लस वन पर, जहां ज्ञान और सफलता बढ़ती है। चलिए शुरू करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं दिलीप पंड्रा की स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैंक प्लस वन में। दोस्तों, आज हमारे पास जो 10वीं की साइंस है, धातु और धातु तीसरा चैप्टर, उसकी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका रिकवर करेंगे दोस्तों। धातु के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन की थी, धातुओं के कुछ विशेष गुण के बारे में पढ़ा था, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, क्योंकि धातुओं के ऑक्सीजन की अपक्रिया के बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। फिर उसके बाद आता है धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धातुओं की जो अपक्रिया होती है मतलब जल के साथ, उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है दोस्तों। चलिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रखता है। लेकिन अपक्रिया शायद आपको याद करना पड़ेगा इन दोनों रिएक्शनों को, तभी आपके 4 या 5 नंबर आपके फिक्स हैं। तो हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया हुई थी तो ऑक्साइड क्या हो जाता है, कोई भी धातु ऑक्साइड क्या होता है। तो जब भी कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो वह एक धातु ऑक्साइड बना लेता है। आपको, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी होगी तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो मैं बताता हूँ कि जब कोई धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्साइड हो, चाहे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, चाहे जिंका हो, जब ऐसी कोई धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण बनाए और जल का निर्माण करे, इसी पूरी प्रक्रिया को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी का मतलब ही हो गया कि जो अम्ल से भी करे और क्षार से भी करे, जो कॉमन हो, दोनों में ही जो कॉमन हो वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। तो जो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। यहाँ पर इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि यही दोनों ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करके यहाँ पर लवण और जल का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बस मैंने यहाँ पर चर्चा की, जिंक ऑक्साइड के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में ही रिएक्शन दी हुई है। और मैं यहाँ पर चर्चा करेंगे पहला दूसरा, मानिए पहले जल अम्ल के साथ कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपक्रिया करता है, फिर उसके बाद जो क्षारक होता है उसके साथ कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपक्रिया करता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यदि कोई अम्ल के साथ अपक्रिया करे, HCl ये एक अम्ल है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है यहाँ पर क्या है, एक लवण है। क्या है, लवण है। और ये H2O क्या है, ये हमारा जल है। अब हम क्षारक से बात करें, तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमेट बनाता है। ये क्या, किसका फॉर्मूला है, 2NaClO2। ये है सोडियम एल्यूमेट। ये क्या है, यहाँ पर हमारा लवण हो जाएगा, यहाँ पर लवण हो जाएगा, और H2O हमारे यहाँ पर जल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, तो उसके बाद पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, थार्मेट अपक्रिया। देखते हैं आज कितना टॉपिक कवर हो पाता है इस क्लास में। आज हमारी दूसरी क्लास है जो, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है एनोडीकरण। तो दोस्तों, एनोडीकरण कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर मोटी ऑक्सीजन की परत जम जाती है तो इस परत जमने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कह देते हैं। एनोडीकरण क्या है, वैसे भी कुछ नहीं है। जब किसी भी एल्यूमिनियम पर जब एल्यूमिनियम धातु होती है उसमें ऑक्साइड की परत, मोटी परत जम जाती है, तो इसी जो प्रक्रिया हुई है, ऑक्सीजन ऑक्साइड की परत जमने की जो प्रक्रिया हो गई है उसी के एनोडीकरण कह देते हैं। दोस्तों, अब हम दोस्तों चर्चा क्या करने वाले हैं, अब हम जिस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं वो ही बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है, हमने पढ़ लिया। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जब कोई धातु जल के साथ अपक्रिया करती है तो क्या होता है। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। फिर उसके बाद अम्ल के साथ अपक्रिया, तो ये बड़ा, अम्ल के साथ वाला बड़े ही छोटे टॉपिक है, और जो जल के साथ है वो बड़ा बड़ा है थोड़ा। तो हम पढ़ेंगे जल के साथ कोई भी धातु की जल के साथ अपक्रिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जिस चीज की वो ही बड़ी इंपॉर्टेंट शानदार चीज है दोस्तों, वो क्या है,
कि धातुएं जब जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है। दोस्तों चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई भी धातु हो, जब वह जल के साथ क्या करती है, अपक्रिया करती है, मिलती है, तो वो कौन सी गैस का निर्माण करती है, हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का उत्पन्न करती है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जब कोई भी धातु यदि जल के साथ अपक्रिया करेगी तो वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी और वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी। परंतु जो धातु ऑक्साइड, अब जो धातु जैसे ही वो जल के साथ मिली कोई धातु, तो वह क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड बनाती है। परंतु कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, वो जल में घुल जाते हैं, और कुछ जो धातु ऑक्साइड बनते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाए, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, वो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जब यहाँ पे स्टार मार्क है कि सभी धातुएं जल से अपक्रिया नहीं करती हैं। अब मैं बताऊंगा, अभी चर्चा करेंगे कौन सी धातुएं किससे अपक्रिया करती हैं, कौन सी धातु जल से करती हैं, कौन सी धातु गर्म जल से, कौन सी ठंडे जल से, कौन सी भाप से। तो मैं आपको बताऊंगा सभी, परंतु यहाँ पर अभी हिंट दे दिया है कि सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। जो धातु जल के साथ अपक्रिया करेंगी वो कैसे करेगी, उदाहरण यहाँ पर देखो, जैसे कोई धातु है यहाँ पर, वो जल के साथ जैसी अपक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। और कोई धातु ऑक्साइड होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाता है वो क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बोलो क्लियर है या नहीं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो धातु जल के साथ कौन सी धातु हैं जो जल के साथ अपक्रिया करती हैं, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। तो हम पोटेशियम और सोडियम धातु के बारे में चर्चा करेंगे कि वो जल से किस प्रकार अपक्रिया करती हैं दोस्तों। तो चलिए इतना क्लियर है तो मैं इतना मिटा दूं। पोटेशियम होती है धातु, पोटेशियम और सोडियम दो धातु, ये जो दो धातुएं हैं दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, धातु ठंडे जल से क्या करती हैं, ये बहुत अत्यधिक तेजी से ठंडे जल से अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ये जो दो धातुएं होती हैं ठंडे जल से अत्यधिक अपक्रिया करती हैं दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। क्योंकि ये जो धातु होती हैं सोडियम और पोटेशियम, ये जल से अपक्रिया करने पर ऊष्मक्षेपी होती हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा इनसे बाहर निकलती है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जब कोई पोटेशियम और सोडियम धातु ठंडे जल से अपक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, उसके साथ ज्वलनशीलता हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए यदि हम तौर पर देखें यहाँ पर, जैसे ही नंबर 1 यहाँ पर पोटेशियम 2K हाइड्रोजन के साथ जल के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अत्यधिक तेजी से क्या होती निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ज्वलन के लिए अत्यधिक ताप पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और यहाँ पर जैसे ही सोडियम की बात करें तो 2Na प्लस H2O के साथ अपक्रिया करता है तो NaOH क्या बनाता है, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन का प्लस ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है, अत्यधिक ज्वलनशील की ऊष्मा उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो जल, अब हम बात करते हैं कैल्शियम धातु की। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम धातु
ये क्या होता है, जल के साथ ये जो कैल्शियम धातु होती है, ये जल के साथ अब थोड़ी धीमी अभिक्रिया करती है, थोड़ी धीमी अभिक्रिया करती है। जल के साथ यह अभिक्रिया तो करेगी, परंतु पोटेशियम सोडियम की तुलना में यह थोड़ी धीमी अभिक्रिया करती है जल से। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह भी क्या करते हैं, धीमी अभिक्रिया उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन गैस का प्रज्वलन होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, कैल्शियम धातु है प्लस H2O के साथ जैसी अभिक्रिया करेगी तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण करेगी। परंतु ये जो ऊष्मा है इसकी, ये क्या है, प्रज्वलन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इतनी बात याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम दो धातुओं के बारे में और चर्चा करेंगे जो कि यहाँ पर दी हुई है, परंतु यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण जगह थोड़ी कम है, इस कारण से मैं यह मिटाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका क्लियर तरीके से। और इतना हो गया सभी का, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। कुछ धातु ऐसी हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गई, वो जो धातु होती है हमारी, वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, वो गर्म जल से अभिक्रिया करती है। जो मैं बोल रहा हूँ बातें, वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, कृपया याद करके सुने, सभी अच्छे तरीके से सुने जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लाइन से बनेगा जो मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों हमने चर्चा की थी पहले कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, अत्यधिक करती हैं, जल्दी से करती हैं। और कैल्शियम जो धातु है वो ठंडे जल से अभिक्रिया थोड़ी धीमी करती है। फिर हमने बात की है, अब हम बात करते हैं जो मैग्नीशियम धातु होती है, वो जो होती है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, वो गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। और जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीन जो धातुएं होती हैं, ये ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। ये जो अभिक्रिया करती हैं, ये किससे करती हैं, भाप से अभिक्रिया करती हैं। अत्यधिक भाप पर ये जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया करती हैं। और ये जो तीन धातुएं हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये जो तीन धातुएं होती हैं, ये जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, कभी भी अभिक्रिया नहीं करती है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब दोस्तों, अब हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये चीज़ लिखवाने लायक नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे कि जो कोई भी धातु होती है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद निर्माण करती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह किसका निर्माण करती है। जैसे कोई भी आप धातु ले लो, वो यदि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। बस इतना आपको याद रख लेना है। किसी भी कॉपी में आप नोट करके इतनी चीजें लिख सकते हो, नोट डाल के, कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं हमने इस चैप्टर में कवर क्या क्या किया। धातु में हम सबसे पहले हमने आपकी इस क्लास में क्या पढ़ा था कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड के बाद हमने पढ़ा था कि जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की, तो सभी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में चर्चा की, और धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं जिस चीज की, वो है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, फिर उसके बाद हम जिस चीज पर चर्चा करेंगे वो क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। सक्रियता श्रेणी के बाद हम पढ़ेंगे खनिज, अयस्क और गैंग क्या है। तो देखते हैं आज हमारी क्लास में, कल की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, और कल शायद हम क्लास को पूरी
ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं हो पाएगी तो जो अगली और क्लास होगी चौथी, उसमें हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी साइंस आप यहाँ पर पढ़ सकें अच्छे तरीके से, और इस बार का जो टारगेट है 95 प्लस का वो पूरा हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में।